नमस्कार साथियों, आज हम लोग अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आपने देखा था कि पिछले वर्ष अर्थात 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने चुनाव से ठीक पहले अमेरिका में एमी कॉनी बैरेट को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था और 48 वर्ष की उम्र में वो सर्वोच्च न्यायालय में सबसे कम उम्र की एक प्रकार से महिला न्यायाधीश हो गई हैं। और यही नहीं, उनकी नियुक्ति पे एक विवाद ये भी हुआ था कि अब बहुत लंबे समय तक अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में जो रिपब्लिकन्स का डोमिनेंट है अर्थात रिपब्लिकन पार्टी या रिपब्लिकन फ्रेम के जो न्यायाधीश हैं उनका जो डोमिनेंस है वो लगभग बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, क्योंकि अब वहाँ पे लगभग 2/3 जो सदस्य हैं वहाँ की न्यायपालिका के वो रिपब्लिकन फ्रेम ऑफ माइंड के हैं। तो एक प्रकार से अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक प्रकार से पॉलिटिकल बायसेस से मुक्त नहीं है। तो आज हम लोग ये चर्चा करते हैं कि अमेरिका जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पे कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात की जाती है, वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्तियों का तरीका क्या है। एक बात और समझ लेते हैं कि अमेरिका में जो न्यायालय की सिस्टम है अर्थात जुडिशियल सिस्टम है वो डुअल है। जैसे भारत में हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, एक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं और निचली अदालतें हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका में एक सिस्टम फेडरल जुडिशरी का है और एक पैरेलल सिस्टम स्टेट जुडिशरी का है। अर्थात अमेरिका के 50 राज्यों में 50 जो राज्यों के न्यायालय हैं वो बिल्कुल अलग ढंग से उनका संगठन होता है और जो फेडरल जुडिशरी है अर्थात जो संघीय न्यायालय हैं वो अलग से बिल्कुल बनाए जाते हैं। तो आज हम लोग अमेरिका की संघीय न्यायपालिका और उसमें भी जो शीर्ष अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसमें न्यायिक नियुक्तियों के बारे में बात करेंगे। अब फेडरल जुडिशियल सिस्टम का रेफरेंस आ ही गया है, तो एक जल्दी से ये समझ लेते हैं कि अमेरिका की जो संघीय न्यायपालिका है उस संघीय न्यायपालिका की संरचना क्या है। देखिए, पूरे अमेरिका में अर्थात अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 राज्यों में बहुत सारे अपने अपने कोई छोटे राज्य हैं, कोई बड़े राज्य हैं। तो पूरे 50 राज्यों में सबसे जो संघीय निचली अदालतें हैं उनको हम वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रायल कोर्ट्स कहते हैं और इनकी संख्या पूरे यूएसए में 94 है, 94। देयर आर 94 ट्रायल कोर्ट्स इन अमेरिका विच आर द लोएस्ट फेडरल कोर्ट्स। उसके ऊपर अमेरिका में 13 सर्किट न्यायालय हैं जिनको कि कोर्ट ऑफ अपील कहा जाता है, जिनको अपीली न्यायालय कहा जाता है। अर्थात अगर 94 जो डिस्ट्रिक्ट ट्रायल कोर्ट्स हैं वहाँ से अगर आप मुकदमा हार जाते हैं तो आप सर्किट कोर्ट्स में, जिनकी संख्या केवल पूरे देश में 13 है, वहाँ अपील कर सकते हैं। और अगर सर्किट कोर्ट में भी आप हार जाते हैं तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है जहाँ पे कि आप जाके अपील कर सकते हैं, जो वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है। इस प्रकार से अमेरिका में टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट्स में टॉप पे सुप्रीम कोर्ट, देन देयर आर 13 सर्किट कोर्ट्स एंड देयर आर 94 ट्रायल कोर्ट्स। ये वहाँ की फेडरल जुडिशरी का स्ट्रक्चर है। दूसरी जो अहम चीज़ हमें जानने की है वो ये है कि अमेरिका में जो संविधान है वो न्यायाधीशों की संख्या ये छोड़ देता है यूएस कांग्रेस पे, अर्थात यूएस की जो संसद है उस पर छोड़ देता है और कहता है कि अमेरिका में न्यायपालिका नहीं, संविधान नहीं, बल्कि यहाँ की व्यवस्थापिका ये तय करेगी कानून बना के कि कितने न्यायाधीश होने चाहिए। और 1869 से वहाँ पे 9 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को लेके, अर्थात 1+8। अब आइए देखते हैं कि अमेरिका में जो संविधान है वो आप जैसे जानते हैं बहुत ही संक्षिप्त संविधान है अमेरिका का। उसमें न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए क्या प्रावधान है। अमेरिका का जो आर्टिकल 2 है और सेक्शन 2, आर्टिकल 2 सेक्शन 2 याद रखिए, उसमें बहुत सिंपल ढंग से ये बताया गया है कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो नॉमिनेशन है वो प्रेसिडेंट करेगा और उनको नॉमिनेशन करने के बाद एक प्रकार से जो अमेरिका की संसद है जिसको हम यूएस कांग्रेस कहते हैं, उसका जो निचला सदन है अर्थात जिसमें राज्यों के 100 प्रतिनिधि होते हैं, 50 राज्यों के 100 प्रतिनिधि होते हैं, प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि आते हैं, राज्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वहां से केवल 2 प्रतिनिधि आते हैं। और इस प्रकार से अमेरिका में 50 राज्य हैं और 50 राज्यों में के 100 प्रतिनिधि आते हैं। तो ये 100 प्रतिनिधि
कि अगर साधारण बहुमत से प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन अप्रूव हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति उसको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त कर देता है। इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं थोड़ी सी कि प्रक्रिया क्या है। जब भी सर्वोच्च न्यायालय में कोई वैकेंसी होती है तो अमेरिका में व्हाइट हाउस में एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, जैसे हमारे यहाँ विधि मंत्रालय है उसी प्रकार से उनके यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है ये कुछ नामों का प्रतिवेदन करता है राष्ट्रपति को, एक पैनल बना लेता है, 5, 6, 7 नामों का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजता है और ये जो प्रतिवेदन है ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को वहाँ के कांग्रेशनल मेंबर्स भी रिकमेंड कर सकते हैं, अर्थात जो कांग्रेस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबरान हैं या जो सीनेट के मेंबरान हैं और ख़ासतौर से जो राष्ट्रपति के दल के होते हैं ये लोग उसको रिकमेंड करते हैं। तो एक प्रकार से एमपीज जो हैं वहाँ पे, जिसको हम एमपी कहते हैं अपने यहाँ, कांग्रेशनल मेंबर्स जो हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन वाया जाएगा वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। दे ऑल विल रिकमेंड टू द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस विल सेंड ए पैनल ऑफ नेम्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास पहुँच जाता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति उसको सीनेट के पास भेज देता है एक नाम कि भाई हम इनको अपॉइंट करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। तो जो सीनेट है, सीनेट जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका की कांग्रेस का निचला सदन है, वो सीनेट उसके यहाँ एक जुडिशियल कमेटी होती है जो कि इस प्रकार के जो मसले आते हैं, जो जुडिशियल मैटर्स आते हैं उनको देखती है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के या न्यायपालिका के अन्य जजेस के नियुक्तियों का या अन्य चीज़ों का मामला होता है वो उसको देखती है। तो अमेरिका में सीनेट अर्थात जो उच्च सदन है जो अमेरिका का, वो उच्च सदन वास्तव में एक जुडिशियल कमेटी को अपॉइंट करता है या जुडिशियल कमेटी को भेजता है और वो जुडिशियल कमेटी बड़ी पावरफुल होती है। उस कमेटी के पास ये राइट होता है कि जिस व्यक्ति का नाम रिकमेंड हुआ है प्रेसिडेंशियल नॉमिनी के रूप में उसको वो समन कर सके, वो बुला सके और उससे पूछ सके कि आपकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या योग्यताएं हैं, क्यों आपको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करना चाहिए, या उससे एक प्रकार से उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। बहुत ग्रिलिंग इंटरव्यू होता है वो, क्योंकि वो कांग्रेशनल बड़ी पावरफुल कमेटी है, वो कोई भी प्रश्न पूछ सकती है और वहां पे आके आपको बताना पड़ता है कि क्यों आप सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लायक हैं। और इस प्रकार से जब जुडिशियल कमेटी उसको क्लियर कर देती है तो सीनेट उसको एक प्रकार से पास कर देती है और बहुमत, साधारण बहुमत से, और अगर वो पास कर देती है साधारण बहुमत से तो इस प्रकार से फिर राष्ट्रपति उसको अपनी स्वीकृति दे देता है और तब वो व्यक्ति या वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लेता है। एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में कि उनके लिए संविधान कोई योग्यता ही नहीं प्रिस्क्राइब करता। संविधान ये बिल्कुल नहीं बताता कि वो कौन लोग होने चाहिए, उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, या और उन पे किसी प्रकार का क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन कोई कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है। इट इज लेफ्ट टू द जजमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द सीनेट। तो अभी तक अगर हम लोग इतिहास बैकग्राउंड में जाके देखें तो बहुत सारे जो निचले सर्किट कोर्ट्स के जजेस हैं, हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, राज्यों के जजेस हैं, वो लॉ प्रोफेसर्स, इवन पॉलिटिशियंस, दे हैव बीन अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट एज जजेस। तो एक अमेरिका में ये बड़ी अजीब सी बात है कि देयर आर नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि बहुत ही लो क्वालिफिकेशन वाले लोग अपॉइंट हो जाते हो। ज़्यादातर लोग जो लोग रिकमेंड करते हैं कांग्रेशनल मेंबर्स, जैसे सीनेट के मेंबर्स हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स हैं, ये लोग जब कोई नाम रिकमेंड करते हैं तो इन्होंने या जस्टिस जो डिपार्टमेंट है वो जब नाम रिकमेंड करता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, तो उन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि इनफॉर्मल क्राइटेरिया है, बट देयर इज नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनीबडी कैन बिकम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अमेरिका। तो दैट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो ये है कि वंस यू आर अपॉइंटेड ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यू आर अपॉइंटेड फॉर द होल ऑफ योर लाइफ। अर्थात जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि जजेस शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ड्यूरिंग गुड बिहेवियर। अर्थात अगर एक न्यायाधीश अपने पद पे कायदे से काम कर रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो उसको कोई हटाने वाला नहीं है, उसको हटाया नहीं जा सकता, वो आजीवन सुप्रीम कोर्ट का जज। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर एनी रिटायरमेंट एज फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस। तो अपने आप में ये बड़ी विलक्षण चीज है कि वंस ए जज ऑलवेज ए जज। अर्थात एक बार किसी तरीके से आप गलत या सही सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हो गए तो जब तक आप मरेंगे नहीं, जब तक आप रिजाइन नहीं करेंगे, जब तक आप जो है
या आपको हटा नहीं दिया जाएगा इम्पीचमेंट के द्वारा, तब तक जो है आप सुप्रीम कोर्ट के पद पर बने रह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कालांतर में इसमें ये हुआ कि बहुत सारे जजेस आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन एज 60, 65, 70, 75 साल के होने के बाद उनके तमाम जो ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, मेंटल फैकल्टी शिथिल हो जाती हैं, तो हुआ कि अच्छा भाई अगर ये इनके लिए कोई ऐसा प्रोविज़न किया जाए। तो अब जो प्रोविज़न है वो ये है कि अगर किसी जज की आयु 65 वर्ष पूरी हो गई हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी जज की आयु 65 वर्ष पूरी हो गई हो और उसने 15 वर्ष तक लगातार न्यायिक सेवा की है, या अगर उसकी आयु 70 वर्ष हो गई है और उसने लगातार 10 वर्ष तक न्यायिक सेवा किया है, तो उसको जीवन भर के लिए एक प्रकार से फुल सैलरी पे फ्री कर दिया जाता है। रिटायर तो नहीं कहेंगे, लेकिन कार्य मुक्त कर दिया जाता है उसको। बिकॉज देयर इज नो प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट, बट यू कैन से एक टर्मिनोलॉजी यूज करने के लिए, ही कैन टेक वॉलंटरी रिटायरमेंट ऑन फुल पे। देयर इज नो पेंशन फॉर जजेस। जो मेन चीज है वो ये समझने की है कि चूंकि आपके रिटायरमेंट का प्रोविजन ही नहीं है तो पेंशन का प्रोविजन ही नहीं है। लेकिन ये तो एक इनफॉर्मल व्यवस्था कर दी गई कि भाई अच्छा अगर आप काम नहीं करना चाहते हैं तो यू गो ऑन फुल पे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति इस डर से किसी प्रकार से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में काम नहीं करता है कि साहब हम रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। बहुत सारे देशों में ये समस्या आती है जजेस को कि जजेस को लगता है कि भाई रिटायरमेंट के बाद हम क्या करें, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है उनका सॉफ्ट कॉर्नर प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो जाता हो। लेकिन अमेरिका में ये नहीं है। अमेरिका में चूंकि जजेस को जीवन भर के लिए वेतन पर रिटायर किया जाता है या रिटायरमेंट वो ले लेते हैं वॉलंटरी, तो उनको एक प्रकार से पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस रहती है, क्योंकि वंस ए जज देन यू आर फ्री। एक बार नियुक्त होने तक आपको जो भी पुल्स और प्रेशर्स और ये सब पॉलिटिकल चीज़ें काम आती हैं, लेकिन एक बार आप नियुक्त हो जाने के बाद आप यू आर एब्सोल्युटली फ्री, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। और इस प्रकार से हाँ, एक चीज़ और है कि अमेरिका में एक और यूनिक चीज़ है कि कोई भी जज जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होता है उसको 2 प्रकार के ओथ लेने पड़ते हैं, 2 प्रकार की शपथ लेनी पड़ती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल शपथ कही जाती है, एक जुडिशियल शपथ कही जाती है। अर्थात एक उसको अपने संवैधानिक दायित्व का पदभार ग्रहण करने के लिए दिया जाता है, और एक उसको स्वयं न्यायालय के अंदर एक जुडिशियल ओथ भी लेनी पड़ती है। और इस प्रकार से अमेरिका के न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले न्यायाधीशों को एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ और एक जुडिशियल ओथ, 2 ओथ लेनी पड़ती है। और ये ज़रूर है कि अमेरिका को हम लोग एक डेमोक्रेसी का मॉडल मानते चले आ रहे हैं। पता नहीं वो कितना सही है कितना गलत है, लेकिन जो सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स है अमेरिका में, वो बाई एंड लार्ज तो ठीक रहा है। लेकिन फिर भी आप ये मत समझिएगा कि उसमें राजनीति नहीं होती है, उसमें बहुत राजनीति होती है। और ट्रंप ने तो इसमें हद ही कर दी थी कि उन्होंने तीनों जो अपॉइंटमेंट्स किए वो तीनों अपॉइंटमेंट लगातार बिल्कुल प्रो रिपब्लिकन लोगों के कर दिए। और इस प्रकार से उन्होंने इंश्योर किया कि आगे आने वाले 20, 25, 30 साल तक जब तक वो लोग रहेंगे तब तक अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में एक प्रकार से कोर्ट का बायस जो है वो रिपब्लिकन के फेवर में बना रहेगा। तो इस प्रकार से डिस्पाइट क्लेम्स टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस, द काइंड ऑफ द नेचर ऑफ एंड द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस इज US is such that the American Supreme Court is not free from political biases. Thank you very much.